हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। मैं एक बार फिर आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सेकंड पार्ट लेके आया हूं बच्चों की डिमांड पे। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया था भौतिक अभिक्रिया तक। अब हम इससे आगे आपको कराने जा रहे हैं, तो बिना टाइम खर्च किए हम आगे बढ़ेंगे। आपकी जो लास्ट हेडिंग थी वो थी रासायनिक समीकरण। तो समझेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, सीधे देखते हुए चलें, तभी ये आपकी टोटल समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप किया या आगे पीछे किया तो फिर आपकी कुछ समझ में कुछ भी नहीं आ पाएगा। देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है। अच्छा, हमने पहले बात की थी रासायनिक अभिक्रिया पर। अब जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया थी क्या, मैं आपको एक रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा रूप यहाँ पे दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ रासायनिक अभिक्रिया की, हालांकि जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो ये उत्पाद में जाकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। अब हालांकि आप लोग बोल सकते हो ये जो हमारा एक रूप है ये हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया के तौर पे है। किसके तौर पे है? रासायनिक अभिक्रिया के तौर पे। अभी आप लोग कह सकते हो कि ये जो मैग्नीशियम है भाई, इसको भी तो डिनोटेड किया गया है, सेम ऑक्सीजन को भी डिनोटेड किया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो होता है आपका क्या होता है, एरोडाइज। अब इस एरोडाइज के पीछे जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो हमारा नया पदार्थ निकल के आता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, अगर मैं इस रासायनिक अभिक्रिया को इसके सिंबल्स मतलब इनके कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो उसका हो जाएगा Mg, प्लस अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसका हो जाएगा O2, और एरोडाइज में अगर आप चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है। अभी आप कह सकते हो हमने क्या किया, इस रासायनिक अभिक्रिया को इसके चिन्हों द्वारा डिनोट किया, प्रदर्शित किया। तो आप कह सकते हो क्या, अगर रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप यहां से बना सकते हो एज एग्जांपल। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को उसके चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना, डिनोट करना, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो लिखें हम, तो चलो हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिक्कत ना लो, इसको हम बाद में भी लिख देंगे, ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को उसके चिन्हों या बोल सकते हैं प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हालांकि उसी को ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं
तो आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने लिया था, देखो सबसे पहले ये कह क्या रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को, तो भाई समीकरण में चेंज करने के लिए हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन एरोडाइज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हालांकि जैसा कि हम बताते हैं, जो अगर सीधे और सरल भाषा में अगर बात की जाए तो बोल सकते हो, जो अभिक्रिया आप जैसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, हिंदी, जो हिंदी में लिखी हुई होती है, वो क्या होती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और आप लोग इसी हिंदी को अगर इनके प्रतीकों द्वारा डिनोट कर रहे हो, चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कर रहे हो, जैसे कि ये भी तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया को उसके चिन्ह, अब इसका चिन्ह का मतलब, प्रतीक का मतलब यहाँ पे बताया गया है इनके केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम को किससे डिनोट किया जाता है भाई, तो आप लोग बोल सकते हो मैग्नीशियम को किससे डिनोट किया जाएगा, Mg से, Mg प्लस O2, ऑक्सीजन को किससे डिनोट किया जाता है, O2 से। एरोडाइज ये क्या हो जाएगा, Mg और O, MgO। तो मैग्नीशियम Mg हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, O2 हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, MgO। तो ये जो हुआ हमारा, ये किसके रूप में निकल के आया, एक रासायनिक समीकरण के रूप में निकल के आया, रासायनिक समीकरण के रूप में निकल के आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई बताइए, अगर मैं कहूं जल, तो जल जो एलिमेंट अभी इस जगह पे जो लिया गया है वो केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया के तौर पे लिया गया है। अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखता हूं H2O, तो ये भाई केमिकल फॉर्मूला, इसका प्रतीक है, चिन्ह है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक समीकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया हुई, अगर उसको हम उसके सिंबल्स मतलब कि उनके प्रतीकों या चिन्हों द्वारा उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ताकि हम आगे बढ़े। अभी ये रासायनिक समीकरण जो है, इससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उनके बारे में हम आपको यहाँ पे कुछ बताएंगे। जैसे कि रासायनिक समीकरण आप जानते हो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। रासायनिक समीकरण के द्वारा ही हमें पता लगता है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, तथा जो तत्व भाग ले रहे हैं उनके कितने कितने मॉलिक्यूल्स उनमें शामिल होते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया हो तो मिटा दूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक समीकरण से हमें किन किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है, ये देखो, मिटाएं। ठीक, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बातों का सॉल्यूशन लेके आएँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी रासायनिक समीकरण से, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले तथ्यों की जानकारी, तथ्यों की जानकारी। देखिए, तो सबसे पहले हम चलेंगे, ठीक, देखिए अभी हम चलते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले तथ्यों की जानकारी।
तो आप जानते हो कि अगर हम एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो शायद ही रासायनिक अभिक्रिया से हमें केवल इतना ही पता पड़ सकता है कि रासायनिक जो तत्व आपस में मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन संपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हमें किससे मिलती है? रासायनिक समीकरण से। जैसे कि देखिए मैं बता रहा हूं, मिटाते हैं इसको। हमारी वो पहली जानकारी क्या है जो हमें रासायनिक समीकरण से मिलती है? तो अगर मैं बात करूं कि रासायनिक समीकरण से, रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। भाग लेने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तत्वों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर मैं यही बात करूं, देखो समझो कैसे। जैसे कि मैंने यहां पे अभी एक एग्जांपल लिख दिया रासायनिक समीकरण के रूप में, जैसे Mg+O2 एरोडाइज MgO। तो आप लोग जानते हो कि रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो कहीं ना कहीं इससे पहले वो रासायनिक अभिक्रिया होगी जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। तो आप लोग जानते हो कि इस समीकरण में या इस अभिक्रिया में किसने भाग लिया? एक तो मैग्नीशियम ने भाग लिया है, एक ऑक्सीजन ने भाग लिया है, तभी जाके क्या बना है यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसलिए कहा गया है पहले पॉइंट में कि रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, पहली बात। अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात करूं तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, समझिए। रासायनिक समीकरण से तत्वों के मोल की जानकारी प्राप्त होती है। तत्वों के मोल की जानकारी प्राप्त होती है। अभी समझिए मोल क्या होते हैं। जैसे हम मानते हैं हमने कोई भी एक विलयन बनाया, जैसे कि हम शरबत बना रहे हैं। अब जब हम शरबत बना रहे हैं तो आप लोग जानते हो शरबत में चीनी भी डाली जाएगी, पानी में चीनी डाली जाएगी। पानी में जब चीनी डलेगी तो क्या बनेगा? शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। अभी यहाँ पे उस पानी मतलब कितना पानी है, 3 ml या 4 ml, उस पानी में कितनी चीनी डाली गई, उसकी मात्रा मतलब आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कहा Mg+O2 एरोडाइज MgO, अभी यहाँ पे हमें ये पता पड़ रहा है कि यहाँ पर Mg के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक। कितना है? ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। यहाँ पर Mg के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आप लोग बोल सकते हो कि ये जो नीचे संख्या होती है ना, कि किसी भी विलयन में कोई भी अगर उत्पाद बनाया जा रहा है तो वो उत्पाद उन दोनों तत्वों के कितनी मात्रा से मिलकर के बनाया गया है, वो जो कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं? मोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो नीचे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोल कहलाते हैं। जैसे कि अभी ये क्या है? ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जब हम इसको संतुलित करेंगे, संतुलित करना हम नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ये जो नंबर्स होते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे मोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
मोल कहलाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक, अभी तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो जानकारी है वो भी देखो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, रफ करते हैं इसको। देखिए थर्ड, तीसरी ये है कि रासायनिक समीकरण से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कैसे होती है भाई? समझो, आप लोग जानते हो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण या परिवर्तित किया जा सकता है। यही जो है वो क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अभी जैसे कि ये अगर बात करूं मैं किसी भी अभिकारक की, तो अभिकारक में जैसे कि Mg धन O2 MgO, तो अभी आप लोग जानते हो इसको मैं संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स किसके, इसके नीचे कितना? 1 मॉलिक्यूल, 2 एकम, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए? Mg के हो गए। अभिकारकों में ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे Mg के कितने हो गए? 2 हो गए उत्पाद में, Mg के भी, और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि इसके भी नीचे 1 है, 2 एकम 2। आप लोग बोल सकते हो, इसीलिए कहा गया कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। स्थानांतरण की अगर हम बात करें, आप लोग बोल सकते हो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जब पुष्टि होती है, जैसे कि कोई भी एक रासायनिक समीकरण हुआ, इसी में नहीं, ये ज्यादातर आप पढ़ेंगे जो असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण में। भाई एक बात बताओ, आपने किसी भी पानी को मीठा करने के लिए 2 किलो चीनी डाली, अब वो 2 किलो चीनी के बराबर ही उत्पाद बनाएगा, 2 किलो चीनी के बराबर ही उस जल को क्या बनाएगा? मीठा बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है, तो यहाँ पे जितनी चीनी डाली गई होगी उतने का ही तो वो उत्पाद बनाएगा। तो ना तो वो नष्ट हुआ, ना ही वो उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? ये केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हुआ? एक चीज से दूसरी चीज में क्या हुआ? परिवर्तित हुआ या स्थानांतरण हुआ। ठीक है, ठीक है। अब ये थे आपके रासायनिक समीकरण से प्राप्त तथ्यों की जानकारी। ठीक है, अच्छा अभी हम देखते हैं ये चीज क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलो कराते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, रफ करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या? जैसा कि अभी मैंने बताया, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है,
द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये हुआ आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जैसे कि अभी मैंने बता ही दिया है कि कैसे इसको उत्पन्न किया जा सकता है और कैसे इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे केवल क्या किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है या इसका रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण जैसे अभी कराया था, ठीक है, चीनी से क्या बनाया था हमने, शरबत को बनाया था। ठीक है, अच्छा अभी समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम रासायनिक समीकरण आपका हो गया। अभी चलते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, रफ करें इसको, ठीक है। रासायनिक समीकरण की अगर मैं बात करूं, रासायनिक समीकरण, इसके भी भाई दो पार्ट होते हैं। पहला कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा कौन सा होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब पहले हम चलेंगे किस पे, संतुलित रासायनिक समीकरण पर। संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, देखिए। फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को खत्म कराकर हम अपने सेकंड पार्ट को भी स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और अगर पार्ट समझ में आया हो तो बताना, ताकि हम थर्ड वीडियो भी इसकी लेके आ सकें, ठीक है। देखिए, संतुलित, अच्छा इस काम करते हैं, इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, आप लोग जानते हो संतुलित रासायनिक समीकरण रियलिटी में होता क्या है, पहले वो चीज़ देखिए। आप लोग जानते हो, अभी मैं आपको शुरू से ही एक एग्जांपल देता हुआ आ रहा हूँ, जैसे कि Mg प्लस O2 एरोडाइज Mg और O। अभी आप क्या देखते हो, जैसा कि मैंने बताया था, ये आपके क्या होते हैं, अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक। और ये आपका क्या है, उत्पाद। अब गौर से देखिए, Mg, ये जो मैग्नीशियम है, इसके यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक।
मतलब कि आप लोग बोल सकते हो अभिकारक में इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1। तो यहाँ पे मैं एक सारणी बनाऊंगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेशक, जैसे कि क्रमांक, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो तत्व का नाम, यहाँ पे आप लिख सकते हो मोलों की संख्या, किसमें? अभिकारक में। अभिकारक में। और यहां पे आप लिख सकते हो एक और पॉइंट कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसमें? उत्पाद में। अभी आप देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस रासायनिक समीकरण में कितने तत्वों ने भाग लिया है। जैसे कि मैंने रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले तथ्यों की जानकारी में बताया था, तो इस रासायनिक समीकरण में कितने तत्वों ने भाग लिया है? पहला आपका Mg हो गया, दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। और जाहिर सी बात है, अभिकारक में जो तत्व भाग लेंगे वही क्या बनाएंगे? मिलकर के दोनों क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर कितने तत्वों ने भाग लिया? 2 तत्वों ने, पहला मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। तो आप क्रमांक में भी लिख सकते हो 2, क्योंकि 2 तत्वों ने भाग लिया। पहला कौन सा? मैग्नीशियम। तो तत्व का नाम लिख सकते हो आप मैग्नीशियम। मोलों की संख्या अभिकारक में, आप लोग बोल सकते हो मैग्नीशियम की मोलों की संख्या क्या है अभिकारक में? तो आप लोग बोल सकते हो 1। कितनी है? 1। ठीक। दूसरा तत्व आपका कौन सा है? दूसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन, O। तो अभी आप लोग बोल सकते हो कि O अभिकारक कौन सी है? ये है अभिकारक जो एरोडाइस से पीछे हैं, LHS साइड में ये अभिकारक होते हैं, और जो RH साइड में है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। तो ये कह रहा है मैग्नीशियम के मोलों की संख्या अभिकारक में कितनी है? 1। ठीक। और यहाँ पे ये बोल रहा है ऑक्सीजन के मोलों की संख्या अभिकारक में कितनी है? तो यहाँ पे है 2। किसकी? ऑक्सीजन की। ठीक है। अब उत्पाद में आते हैं। उत्पाद में बोल रहा मैग्नीशियम के मोलों की संख्या उत्पाद में कितनी है? तो उत्पाद में कितनी है? यहाँ पे 1। कितनी है? क्योंकि जिनके नीचे कुछ नहीं होता ना, वो एक, उनके नीचे 1 मोल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। कितनी होती है भाई? तो मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने हो गए? 1 मोल। ठीक। अभी यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे भी कुछ नहीं है, तो कितना मोल होगा? 1 मोल। तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे भी कितने मोल होंगे? 1 मोल। अभी आप लोग बोल सकते हो भाई कि अभिकारक में क्या आ रहा है? 1 और 2, और मोलों में, उत्पाद में क्या आ रहा है? 1 और 1। ये तो डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो ये कौन सा है? ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन इसको संतुलित बनाया जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या, देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि इसी के बेस पे ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, समझना। क्या था अभी हमारा? Mg प्लस O2 एरोडाइज MgO, यही था ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो Mg के कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। अगर मैं यहां पे क्या कर दूं? 2। यहां पे इसको ऐसे ही रहने दो, यहां पे भी क्या कर दूं? 2। अभी आप लोग क्या देखेंगे कि यहां पे सबसे पहले मैंने क्या कहा था? अभिकारकों में मोलों की संख्या। यहां पे ये क्या हो गया आपके? अभिकारक। ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका? उत्पाद।
ठीक, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो सामने मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं ये भी आपके मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, बट इनका जो मल्टीप्लाई होता है इनमें, अगर यहाँ पे एक है तो दो एकम दो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें क्या देखना है, ये साड़ी को सॉरी यहाँ पे एलिमेंट तो वही रहेंगे, लेकिन हम इन न्यूमेरिकल्स वैल्यू को मिटा देंगे जो कि यहाँ पे दी गई हैं। अभी हम क्या करते हैं, देखो दोबारा से इसको देखेंगे एक बार। तत्व का नाम क्या है, Mg। अभी ये क्या कह रहा है, मोलों की संख्या अभिकारक में, Mg मतलब मैग्नीशियम के अभिकारक में कितने मोल हैं। तो मैग्नीशियम के अभिकारक में कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, एक तो यहाँ पे है और दो यहाँ पे है, 2 बन जा 2, तो 2 मोल हो जाएंगे। अभिकारक में Mg के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई, 2। ठीक, अब Mg के उत्पाद में देखते हैं मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे देखेंगे Mg के मोलों की संख्या उत्पाद में कितनी है। देखो एक यहां पे है और 2 एकम 2, तो मैग्नीशियम के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक, अभी आप क्या करोगे, यहां पे ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन में ये क्या कह रहा है, मोलों की संख्या अभिकारक में कितनी है, मोलों की संख्या अभिकारक में कितनी है, 2, तो यहां पे कितनी हो गई, 2। अब मोलों की संख्या उत्पाद में कितनी है ऑक्सीजन के, तो देखो एक यहां पे है और 2 यहां पे है, 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन की भी कितनी हो जाएगी, 2। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये अब जो समीकरण है वो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम कहें कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के मोलों की संख्या और उत्पादक के मोलों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, दोबारा सुनिए, देखो मोलों की संख्या Mg की अभिकारक में 2, ऑक्सीजन के अभिकारक में 2, मोलों की संख्या Mg के उत्पादक में 2 और ऑक्सीजन के उत्पादक में भी 2। तो आप बना सकते हो कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के मोलों की संख्या और उत्पाद के मोलों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, समान हो, क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको रफ कर दूं मैं एग्जाम्पल को। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल तो बाद में भी लिख जाएगा, देखो पहले हम डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। डेफिनेशन अभी क्या बनी थी, समझ में आया कि नहीं आया, देखिए एक ऐसा रासायनिक समीकरण, एक ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के मोलों की संख्या, जिसमें अभिकारक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा उत्पाद के मोलों की संख्या, उत्पाद के मोलों की संख्या समान हो, मतलब बराबर हो, क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में यही लिख लेंगे, टू Mg प्लस O2 एरोडाइज 2
MgO। ठीक, अच्छा ये तो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आप असंतुलित रासायनिक समीकरण की भी डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो देखो कैसे करेंगे। आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के मोलों की संख्या तथा उत्पाद के मोलों की संख्या समान ना हो, मतलब बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। हालांकि ये पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की भी डेफिनेशन लिख दूं। और जो इससे पहले जो मैंने इसकी सारणी जो बनाई थी वो असंतुलित रासायनिक समीकरण की ही थी। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पे कहूं, चलो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दूं मैं, ठीक है। देखिए समझ में आया? ठीक, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण हाँ सिखाएंगे। कल का जो हमारा पार्ट होगा वो इसी को लेके होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है, तो हम संतुलित करना सिखाएंगे। ठीक है, अल्फाबेटिक मेथड से। देखिए तो चलते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या था कि अभिकारक के जो मोल थे और उत्पाद के जो मोल थे वे दोनों कैसे थे, समान थे, बराबर थे, तो वो क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। बट अगर हमने उनमें से किसी भी एक मोल को डिसबैलेंस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ही है। देखेंगे एक ऐसा रासायनिक समीकरण, एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के मोलों की संख्या, अभिकारक के मोलों की संख्या तथा उत्पाद के मोलों की संख्या, उत्पाद के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर ना हो, बराबर ना हो, क्या कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि Mg+O2 एरोडाइज क्या हो जाएगा MgO। मोल कितने हैं भाई, ये क्या हो गया आपके अभिकारक, ये क्या हो गया आपका उत्पाद। Mg के यहाँ पे मोल कितने हैं 1, ऑक्सीजन के यहाँ पे मोल कितने हैं 2, Mg के यहाँ पे मोल कितने हैं 1। तो ये तो मैचिंग हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे मोल कितने हैं 1 और यहाँ पे कितने अभिकारक में 2, तो ये कैसे हो रहे हैं डिसबैलेंस हो रहे हैं।
तो आप लोग बोल सकते हो इनका ढांचा समान नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक ढांचा समीकरण के नाम से भी इसको बोला जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, ढांचा समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया असंतुलित रासायनिक समीकरण? ठीक है, तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम बहुत जल्द इंटर लेवल की जो क्लास हैं वो भी फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। शायद वो आपकी 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 15 तारीख से हम आपका पहला वीडियो क्रिएट कर देंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाली। ठीक है, तो आप सभी लोग 15 तारीख से 12th लेवल की फिजिक्स भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इतना ही चाहता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कुछ भी समझ में आए कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट का सॉल्यूशन लेके आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।